बहुत रहता फैल गया है मिडिल ईस्ट में बीबी। चलो अब ये रहता समेटने का काम हम आउटसोर्स करते हैं और खुद बैठकर चिल मारते हैं। नमस्कार, मैं हूं दीपक मुनि और आप हैं मेरे साथ है टीवी पर। तो मिडिल ईस्ट में अब नए प्लेयर्स एंटर करने वाले हैं, जिनमें से पहली एंट्री होने वाली है सीरिया की। सुनते रहिए, धीरे धीरे आपको सब समझ में आ जाएगा। यूएस इजराइल का पूरा खेल। देखिए, ईरान के साथ पीस डील तो अनाउंस हो गई और जाहिर सी बात है कि ईरान तभी माना होगा जब यूएस ने ईरान की शर्तें मानी होंगी। लेकिन इस पीस डील पर साइन होगा ये जरूरी नहीं, या मे बी साइन भी हो जाए पर फाइनल डील कंक्लूड हो, उसका यूएस कांग्रेस में रेटिफिकेशन हो और लास्ट में यूएनएससी का थप्पा लगे जैसा कि ईरान चाहता है, ये जरूरी नहीं। अब $300 बिलियन के रिकंस्ट्रक्शन प्रोग्राम की बात कर लीजिए। ईरान ने कहा कि यूएस मान गया है, ट्रंप ने कहा कि ये फेक न्यूज है। ये पोस्ट ट्रंप का आता है, बाद में आता है जब पीस डील अनाउंस हो चुकी होती है। ट्रंप कहते हैं कि ईरान हैज एग्रीड टू नेवर हैव अ न्यूक्लियर वेपन। ईरान ने एग्री किया है कि वो कभी न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएगा। ऑल्सो द स्टोरी दैट द यूएस इज पेइंग ईरान $300 मिलियन इज फेक न्यूज, यानी कि यूएस ईरान को कोई भी पैसा नहीं दे रहा है। अब देखिए, इस तरह के विरोधाभास है। ईरान कुछ कह रहा है, यूएस कुछ कह रहा है। आप ईरान की बातें मान सकते हैं क्योंकि ईरान ने अगर पीस डील के लिए हामी भरी है तो यूएस ने ईरान की शर्तों पर भी हाँ बोली होगी। पर धीरे धीरे यूएस मुकर रहा है और देखिएगा जैसे जैसे 19 जून की डेट आएगी यूएस पूरी तरह से पलट चुका होगा। मैंने कल भी कहा था कि प्रायोरिटीज ये नहीं है कि डील हो, प्रायोरिटीज ये हैं कि डील हो रही है, ऐसा दुनिया को दिखाई दे। कल देर रात नेतन्याहू का भी इस डील पर बयान आया। नेतन्याहू कहते हैं कि ये ट्रंप का डिसीजन है, ट्रंप ही इसे लीड कर रहे हैं। मेरे अपने व्यूज हैं और अपना मिशन है, और मिशन ये है कि इजराइल लेबनान में पीछे नहीं हटेगा। उधर आज ट्रंप G7 की मीटिंग में कहते हैं कि लेबनान में इजराइल का तरीका सही नहीं है। किसी एक इंसान को मारने के लिए पूरी बिल्डिंग गिरा दी जाए, ये कहां तक सही है। Does not like them, and I'll tell you what, Israel's fighting Hezbollah too long. And too many people are being killed. And you don't have to knock down an apartment house every time you're looking for somebody. Because there are a lot of people in those apartment houses. And they're not all Hezbollah, that I can tell you. ट्रंप ये भी कहते हैं कि यूएस ना होता तो इजराइल कब का खत्म हो गया होता। इनफैक्ट मैं ना होता तो और कोई प्रेसिडेंट इजराइल के लिए इतना नहीं करता। जब तक ट्रंप ये सब बोल रहे होते हैं, लगता है जैसे ट्रंप और नेतन्याहू के बीच में बहुत कलेश हो चुकी है। ट्रंप ने पूरी तरह से नेतन्याहू का बहिष्कार कर दिया है। पर भूमिका बनाते बनाते आगे ट्रंप बोलते हैं कि इजराइल अगर बिना खून बहाए ये सब नहीं कर सकता, मतलब हिजबुल्लाह को डील नहीं कर सकता, तो सीरिया ये काम कर सकता है। डोनाल्ड ट्रंप का नया शागिर्द अहमद अल शारा, और इस तरह से नया किरदार एंटर करता है यूएस, इजराइल और ईरान के इस वॉर में। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि सीरिया की करंट लीडरशिप अहमद अल शारा की मच कैपेबल है हिजबुल्लाह से डील करने के लिए, और ये काम सीरिया को ही करना चाहिए। अब कौन है ये अहमद अल शारा? तो जो लोग इनको जानते हैं वो अच्छे से जानते हैं, जो नहीं जानते उनको मैं बताता हूँ। तो अहमद अल शारा सीरिया के करंट प्रेसिडेंट हैं। एक वक्त में ये जनाब अल कायदा के मेंबर हुआ करते थे। 2003 में यूएस के खिलाफ ये इराक वॉर में भी लड़े हैं। इनका तब नाम हुआ करता था अबू मोहम्मद अल जुलानी। यूएनएससी के अलकायदा सैंक्शंस कमेटी ने इनको अव्वल दर्जे का आतंकवादी घोषित कर रखा था। फिर जिस समय सीरिया में सिविल वॉर चल रही होती है, आधी दुनिया मिलकर बशर अल असद की सरकार को गिराना चाहती है। फिर पुतिन को एंट्री मारनी पड़ती है, रशियन एयरफोर्स सीरिया में एंटर करती है और बशर अल असद की सरकार बच जाती है। ये वही वक्त था जब अहमद अल शारा अलकायदा से अलग होता है और अपना खुद का ग्रुप हयात तहरीर अल शाम बना लेता है, यानी कि HTS। फिर बाद में HTS टर्की के संपर्क में आता है और साथ काम करने लगता है। देखिए, उस वक्त 2015 में सीरिया में जब सिविल वॉर चल रही थी, IS से भी लड़ाई हो रही थी। माहौल कुछ ऐसा था कि वेस्टर्न पावर्स, सीरिया के लोकल ग्रुप्स, टर्की, ये सभी IS से लड़ रहे थे और आपस में भी लड़ रहे थे। सीरिया की करंट रजीम भी IS से लड़ रही थी और इन लोगों से भी लड़ रही थी। तो कमाल की खिचड़ी चल रही थी। उस वक्त जब बशर अल असद की सरकार एकदम गिरने वाली थी, तब रशियन एयरफोर्स वहां पर एंट्री लेती हैं और बशर अल असद को बचा लेती हैं। उस वक्त उनकी सरकार बच जाती है। पर अभी जब 2025 में रशिया खुद यूक्रेन से इन्वॉल्व होता है, तो इसी बीच HTS, टर्की, यूक्रेन, यूएस और कुछ और इनविजिबल हैंड्स का सपोर्ट लेते हुए बशर अल असद की सरकार को गिरा देती है। पुतिन सरकार गिरने से तो नहीं बचा पाते, पर बशर और उसकी फैमिली को वहां से निकाल कर रशिया में असाइलम दे देते हैं। इसके बाद अलकायदा का ये आतंकवादी अबू मोहम्मद अल जुलानी सीरिया का नया प्रेसिडेंट बन जाता है और नाम होता है अहमद अल शारा। अब अहमद अल शारा वेस्टर्न कंट्रीज के लिए सीरिया को मिडिल ईस्ट का पाकिस्तान बना रहा है। ये जनाब अब गल्फ के लीडर्स के साथ फोटो खिंचवाते पाए जाते हैं, डोनाल्ड ट्रंप के साथ फोटो खिंचवाते पाए जाते हैं, यूएस में बुलाया जाता है, यूरोप में बुलाया जाता है, क्योंकि ये मिडिल ईस्ट में वेस्टर्न कंट्रीज के बहुत बड़े एसेट। जिस तरह से पाकिस्तान सदियों से वेस्टर्न कंट्रीज के लिए गंदा काम करता आ रहा है, वैसे ही गंदे काम करने के लिए इनको तैयार किया गया है। और 2024 के आखिर से ये प्रेसिडेंट हैं सीरिया के। 1 साल इनको हो चुका है ट्रेनिंग लेते हुए।
चीजों को समझते हुए, और अब ये अपने पहले असाइनमेंट के लिए तैयार है। तो खेल अब शुरू हुआ है, आगे आगे देखिए होता है क्या।